नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये सीरीज का पार्ट 3 है। बेसिक्स ऑफ ईसीजी के पार्ट 3 में हम नॉर्मल ईसीजी सीखेंगे, जिसमें ईसीजी वेव्स, सेगमेंट्स और इंटरवल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपने अभी तक बेसिक्स ऑफ ईसीजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बाउंसर हो सकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप पहले ये 2 वीडियो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इस कॉम्प्लेक्स को तो जानते ही हैं। ये कॉम्प्लेक्स एक हार्टबीट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। इस कॉम्प्लेक्स की सबसे पहली वेव है पी वेव, जो एक स्मॉल राउंडेड सिमेट्रिकल वेव होती है और इसका टिप ब्लंट होता है। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को दर्शाती है। पी वेव के बाद आने वाला पहला निगेटिव डिफ्लेक्शन क्यू वेव होती है। पी वेव के बाद आने वाला पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव होती है। आर वेव के बाद आने वाला निगेटिव डिफ्लेक्शन एस वेव होती है। ये तीनों वेव्स को मिला के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई नॉचिंग या स्लरिंग नहीं होती और टिप पॉइंटेड होते हैं। नेक्स्ट टी वेव होती है, जो एक ब्लंट टिप वाली स्मॉल राउंडेड वेव होती है। टी वेव के डिसेंडिंग लिम्ब का स्लोप असेंडिंग लिम्ब के स्लोप से ज्यादा होने की वजह से टी वेव असिमेट्रिक होती है। टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के अंतिम भाग को दर्शाती है। यू वेव टी वेव के बाद आने वाली स्मॉल राउंडेड वेव होती है। चलिए ये समझते हैं कि ये वेव्स बनती कैसे हैं। चलिए समझते हैं कि पी वेव कैसे बनती है। पी वेव लीड V1 और लीड 2 में स्टडी की जाती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन के थोड़ा पहले शुरू होता है। राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर V1 इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड V1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर V1 इलेक्ट्रोड से अवे डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड V1 में निगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सो लीड V1 की पी वेव बाइफेजिक होती है, जिसमें इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और टर्मिनल स्मॉल निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है। दोनों एट्रिया के डीपोलराइजेशन का वेक्टर लीड 2 के पॉजिटिव पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड 2 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, जिसमें इनिशियल पार्ट राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन से और टर्मिनल पार्ट लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन से बनता है। दोनों डिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से लीड 2 की पी वेव बनती है। लीड 2 की पी वेव का ड्यूरेशन नॉर्मली 80 to 110 मिलीसेकेंड होता है और एम्पलीट्यूड नॉर्मली 0.25 मिलीवोल्ट मतलब 2.5 स्मॉल बॉक्सेस तक होता है। लीड V1 की पी वेव का इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का ड्यूरेशन नॉर्मली 50 to 80 मिलीसेकेंड के बीच और एम्पलीट्यूड नॉर्मली 0.15 मिलीवोल्ट मतलब 1.5 स्मॉल बॉक्सेस तक होता है। टर्मिनल निगेटिव डिफ्लेक्शन का ड्यूरेशन नॉर्मली 30 मिलीसेकेंड तक और एम्पलीट्यूड 0.1 मिलीवोल्ट मतलब 1 स्मॉल बॉक्स तक होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे बनते हैं ये देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सेप्टल एक्टिवेशन पहले होता है और सेप्टल एक्टिवेशन का वेक्टर लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड होता है। ये वेक्टर V1 इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड V1 में स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, जो आर वेव होती है। सेम वेक्टर V5 और V6 इलेक्ट्रोड से अवे डायरेक्टेड होते हैं, इसीलिए लीड V5 और V6 में स्मॉल निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, जो क्यू वेव होती है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर V5 इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड होता है। इस वेक्टर के लिए लीड V1 में निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, जो एस वेव होती है। लीड V5 और V6 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, जो आर वेव होती है। लीड V2, V3 और V4 सेप्टल वेक्टर के लिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के वेक्टर के लिए इन लीड्स में बाइफेजिक डिफ्लेक्शन मिलते हैं। लीड V2 से लीड V4 तक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है और निगेटिव डिफ्लेक्शन कम होते जाता है। लीड V3 या V4 में ये डिफ्लेक्शन इक्विफेजिक होता है, जिसे ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। ट्रांजिशन जोन से एस वेव प्रोमिनेंस आर वेव प्रोमिनेंस में चेंज होता है।
इस पिक्चर में लीड V3 ट्रांजिशन जोन है। फ्रंटल प्लेन में क्यूआरएस वेक्टर नॉर्मली 40 to 60 डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होता है। 60 डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर को कंसिडर करते हैं। ये वेक्टर लीड 2 के पॉजिटिव पोल की तरफ डायरेक्टेड है, इसीलिए लीड 2 में कंप्लीट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये वेक्टर लीड एवीआर के पॉजिटिव पोल से अवे डायरेक्टेड है, बट लीड एवीआर एक्सिस को एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, इसीलिए लीड एवीआर में प्रोमिनेंट निगेटिव और स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। लीड एवीएल एक्सिस वेक्टर को परपेंडिकुलर है, इसीलिए लीड एवीएल में इक्विफेजिक डिफ्लेक्शन मिलेगा। लीड 1, लीड एवीएफ और लीड 3 के एक्सिस वेक्टर के विद इन 90 डिग्रीज है, इसीलिए इन तीनों लीड में प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ बाइफेजिक डिफ्लेक्शन मिलेंगे। लीड 1 और लीड एवीएल लीड V5 और V6 के साथ लैटरली प्लेस्ड होते हैं, इसीलिए इनमें भी स्मॉल क्यू वेव मिल सकती है। फ्रंटल प्लेन में 30 डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर को कंसिडर करते हैं। ये वेक्टर किसी भी लीड एक्सिस से अलाइन नहीं है, बल्कि लीड 1 और लीड 2 एक्सिस के एग्जैक्टली बीच में है, इसीलिए इन लीड्स में बाइफेजिक डिफ्लेक्शन मिलेंगे, जिसमें आर वेव टॉलेस्ट होगी। वेक्टर लीड एवीआर एक्सिस के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्टेड है, इसीलिए लीड एवीआर में कंप्लीट नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। लीड 3 एक्सिस वेक्टर को परपेंडिकुलर है, इसीलिए लीड 3 में इक्विफेजिक डिफ्लेक्शन मिलेगा। लीड एवीएल और लीड एवीएफ एक्सिस वेक्टर के विद इन 90 डिग्रीज है, इसीलिए इन लीड में बाइफेजिक डिफ्लेक्शन मिलेंगे, लेकिन आर वेव एम्पलीट्यूड लीड 1 या 2 से कम होगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के नेमिंग की एक सिस्टम होती है। टॉलर वेव को कैपिटल लेटर से और शॉर्टर वेव को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आर वेव टॉलर है, इसीलिए आर वेव को कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। क्यू और एस वेव स्मॉलर है, इसीलिए स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्यू वेव स्मॉल है, बट आर और एस वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, इसीलिए इसे स्मॉल क्यू, कैपिटल आर, कैपिटल एस ऐसे डिनोट किया गया है। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्यू वेव का एम्पलीट्यूड आर वेव से ज़्यादा है, इसीलिए इसे कैपिटल क्यू, स्मॉल आर ऐसे डिनोट किया गया है। सिमिलरली ये कैपिटल आर स्मॉल एस है और ये स्मॉल आर कैपिटल एस है। इस कॉम्प्लेक्स में आर और एस वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, इसीलिए ये कैपिटल आर कैपिटल एस है। जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है तो उसे कैपिटल क्यू, कैपिटल एस ऐसे डिनोट किया जाता है। जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है तो उसे कैपिटल आर ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर सेकंड पॉजिटिव वेव होती है तो उसे आर डैश और आर प्राइम वेव बोला जाता है। इस वेव को भी एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैपिटल या स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड कई फैक्टर से अफेक्ट होता है। क्यूआरएस एम्पलीट्यूड लिम लीड से प्रिकॉर्डियल लीड्स में ज़्यादा होता है। क्यूआरएस एम्पलीट्यूड लीन पर्सन में ओबेस पर्सन से ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट और इलेक्ट्रोड्स के बीच इंटरवेनिंग इंसुलेशन टिश्यू कम होती है। क्यूआरएस एम्पलीट्यूड पर्टिकुलर लीड एक्सिस के रिलेशन में वेक्टर के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। इन्हीं सारे अफेक्टिंग फैक्टर के कारण क्यूआरएस एम्पलीट्यूड के नॉर्मलसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। नॉर्मली क्यूआरएस ड्यूरेशन 80 to 100 मिलीसेकंड के बीच होता है, लेकिन 120 मिलीसेकंड तक के ड्यूरेशन को नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। क्यू वेव को नॉर्मल समझने के लिए ड्यूरेशन 30 मिलीसेकंड और एम्पलीट्यूड 0.05 मिलीवोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्यूआरएस एक्सिस +40 to +60 डिग्रीज के बीच डायरेक्टेड होता है। लीड 2 के पॉजिटिव पोल की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं। टी वेव वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन के लेटर पार्ट से बनती है। रीपोलराइजेशन का डायरेक्शन डीपोलराइजेशन से एग्जैक्टली अपोजिट होता है, सो लॉजिकली टी वेव वेक्टर क्यूआरएस वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बट यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को भूल रहे हैं। डीपोलराइजेशन अगर पॉजिटिव वेव है तो रीपोलराइजेशन निगेटिव वेव होगी। लीड 2 के पॉजिटिव पोल से दूर जाने वाली निगेटिव वेव को ही पास आने वाली पॉजिटिव वेव समझ सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली टी वेव वेक्टर का डायरेक्शन क्यूआरएस वेक्टर से सिमिलर ही होता है।
टी वेव का वेक्टर क्यूआरएस वेक्टर के डायरेक्शन में होने से टी वेव का डायरेक्शन क्यूआरएस के मेजर कंपोनेंट के डायरेक्शन में होता है। क्यू वेव लीड एवीआर में निगेटिव होती है, लीड V1 में निगेटिव हो सकती है। लीड V2 से V6 तक टी वेव अपराइट होती है। लीड V1 में टी वेव का एम्पलीट्यूड लीड V6 के टी वेव के एम्पलीट्यूड से हमेशा कम होता है। यू वेव टी वेव के बाद आने वाली स्मॉल राउंडेड वेव होती है। यू वेव मिड प्रिकॉर्डियल लीड्स मतलब कि लीड V3 और V4 में सबसे प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। लीड 2 में भी प्रोमिनेंटली दिख सकती है। यू वेव का एक्सिस फ्रंटल प्लेन में 60 डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होता है। यू वेव कॉमनली एथलीट्स में दिखाई देती है। यू वेव बनने का सोर्स कंफर्म नहीं है, बट ये पेपिलरी मसल के रिपोलराइजेशन से बनती होगी ऐसा माना जाता है। एसीजी सेगमेंट्स के बारे में जानते हैं। पी वेव के एंड से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट के बीच के सेगमेंट को पीआर सेगमेंट बोला जाता है। ये सेगमेंट एवी नोडल डिले को दर्शाती है। पीआर सेगमेंट एट्रियल इस्कीमिया में बेसलाइन से डिवेट हो सकती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एंड और टी वेव का स्टार्ट के बीच के सेगमेंट को एसटी सेगमेंट बोला जाता है। एसटी सेगमेंट वेंट्रिकल्स के अर्ली रिपोलराइजेशन को दर्शाती है। एसटी सेगमेंट वेंट्रिकुलर इस्कीमिया में बेसलाइन से डिवेट हो सकती है। एंड ऑफ टी वेव और नेक्स्ट हार्टबीट की पी वेव के स्टार्ट के बीच के सेगमेंट को टीपी सेगमेंट बोला जाता है। टीपी सेगमेंट 2 हार्टबीट के बीच के इलेक्ट्रिकली साइलेंट इंटरवल को दर्शाती है। इलेक्ट्रिकली साइलेंट होने की वजह से टीपी सेगमेंट किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में बेसलाइन से डिवेट नहीं होती। इसीलिए टीपी सेगमेंट को रेफरेंस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी बोला जाता है। मतलब बाकी सेगमेंट का बेसलाइन से डेविएशन टीपी सेगमेंट के रेफरेंस से मेजर किया जाता है। एक्सट्रीम टैकीकार्डिया में टीपी सेगमेंट इतना शॉर्ट हो जाता है कि टी और पी वेव ऑलमोस्ट मर्ज हो जाते हैं। ऐसे केसेस में पीआर सेगमेंट और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जंक्शन को आइसोइलेक्ट्रिक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है। इस पॉइंट को ई पॉइंट बोला जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट के जंक्शन को जे पॉइंट बोला जाता है। जे पॉइंट फिजियोलॉजिकली एलिवेट होके एसटी एलिवेशन को मिमिक कर सकता है। इंटरवल सेगमेंट और वेव के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। स्टार्ट ऑफ पी वेव से स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच के इंटरवल को पीआर इंटरवल बोला जाता है। पीआर इंटरवल इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचने के लिए लगने वाले टाइम को दर्शाता है। पीआर इंटरवल का ड्यूरेशन नॉर्मली 120 टू 200 मिलीसेकंड के बीच होता है। शॉर्ट पीआर इंटरवल मतलब 120 मिलीसेकंड से कम प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम में होता है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मतलब 200 मिलीसेकंड से ज़्यादा एवी कंडक्शन ब्लॉक में होता है। एसटी इंटरवल एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से एंड ऑफ टी वेव तक होता है। स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से एंड ऑफ टी वेव तक के इंटरवल को क्यूटी इंटरवल बोला जाता है। क्यूटी इंटरवल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को कंबाइंडली दर्शाता है। क्यूटी इंटरवल क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि शॉर्ट या लॉन्ग क्यूटी इंटरवल में वेंट्रिकुलर अरिथमियाज की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। क्यूटी इंटरवल हार्ट रेट के साथ वेरी होता है। सो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करेक्टेड क्यूटी मतलब क्यूटीसी को यूज किया जाता है। क्यूटीसी का फॉर्मूला होता है क्यूटी इंटरवल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आरआर इंटरवल। यहाँ क्यूटी इंटरवल मिली सेकेंड में लेकिन आरआर इंटरवल सेकेंड में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आरआर इंटरवल 800 मिली सेकेंड है तो फॉर्मूला में 0.8 सेकेंड ये वैल्यू यूज होगी। क्यूटीसी नॉर्मली 350 टू 430 मिलीसेकंड के बीच होता है। आरआर इंटरवल 2 कॉन्जिक्यूटिव आर वेव के बीच का इंटरवल होता है। इसे हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। पीपी इंटरवल 2 कॉन्जिक्यूटिव पी वेव के बीच का इंटरवल होता है। इसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और एट्रियल फ्लटर में एट्रियल रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।